नमस्कार विद्यार्थियों। देखो, परसों शाम को मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोगों को एक मैसेज किया था। अब एक बच्चे का मेरे पास मैसेज भी आया था, सर ये क्या है? तो वो है बेटा सिलेबस। सिलेबस का मतलब ये है कोर्स चेंज नहीं है, क्योंकि कई बच्चे ये भी समझ लेते हैं साहब सिलेबस का मतलब कोर्स चेंज हो गया क्या सर जी? तो सिलेबस का मतलब कोर्स चेंज नहीं है बेटा। वो सिलेबस का मतलब वो था कि राजस्थान सरकार ने, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 40% कोर्स कम कर दिया है। आपकी बुक में से 40% कोर्स को हटा दिया है। तो आप लोग उस सिलेबस को एक बार टैली करना, किताब में मिलाना, किताब मिलाकर पेन से चेन लगा लेना कौन कौन से टॉपिक हट गए, कौन कौन से रह गए। तो सबसे पहले तो ये काम करना आप। उसके बाद मैंने टैली किया, उस हिसाब से अपन जो पाठ पढ़ाए थे, पढ़ाए हुए पाठों में से संपूर्ण पाठ तो एक 13वां हटाया है, जिसका टेस्ट भी बोल दिया था मैंने आप लोगों को। संपूर्ण पाठ तो 13वां हटाया है, और एक पार्ट की क्लास आपके पास जाने वाली थी, लेकिन परसों मेरे हिसाब से मेरे पास नेट में बैलेंस खत्म हो गया था, वो ज़रूर हट गया वापस। 17वां पार्ट स्टार्ट कर रहा था मैं आप लोगों को। तो अब देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि साहब आप लोगों को अब ये समझना है पढ़ाई स्टार्ट करनी है अपन को रेगुलर, कि अब शीघ्र ही 1-2 दिन में निर्णय आ जाएगा, फिक्स डेट आ जाएगी एक तरह से ओपन होने की। वैसे प्रक्रिया चल रही है, और हमारे जैसे प्रबुद्ध जो है, जैसे वाले प्राइवेट स्कूल, उन्होंने प्रेशर भी बनाया सरकार के ऊपर, और सरकार भी सोच रही है कि साहब बच्चों का नुकसान न हो, इसलिए क्या है सत्र 2020-21 की कार्य योजना पर चल रही है। तो मैंने टेस्ट के लिए गया था, उस टेस्ट को थोड़ा 2-4 दिन के लिए मैंने रोक लिया है, मैसेज भी नहीं किया आप लोगों को। आप लोगों को होगा कि सर आप टेस्ट कह रहे थे, टेस्ट की प्रक्रिया रोका इसलिए क्यों, पहली बात तो सिलेबस का इंतजार करें, सिलेबस आ गया। अब दूसरी बात है, आज मेरे हिसाब से निर्णय होगा, 26 तारीख को सरकार निर्णय लेगी, और आज के पेपर के हिसाब से मेरे हिसाब से 2 नवंबर से आपके 10-12 की बात आई थी, हो सकता है ऐसा शब्द था उसमें। तो अगर ओपन हो गई तो आपका टेस्ट प्रक्रिया ओपन के हिसाब से होगा, और ओपन की डेट बढ़ती है तो फर्स्ट वीक में आपका टेस्ट होगा, नवंबर फर्स्ट वीक में सारे सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। तो अपने सामाजिक के सिलेबस के हिसाब से अब आपका कंटिन्यू क्लास बनाएंगे, आपकी सारे सब्जेक्टों में कोशिश करेंगे कंटिन्यू क्लास बने सिलेबस के हिसाब से। और पहले क्या थोड़ा धीरे इसलिए भी चल रहा था कि साहब सिलेबस नहीं आया था, सिलेबस नहीं आने से हम पढ़ाया हुआ हट जाए मान लो, तो बच्चों में थोड़ा मानसिक दबाव बनता है। अब आप लोगों को सिलेबस में देख लेना सामाजिक में क्या रहा है, क्या हट गया है। अब जो टॉपिक हट गए उस हिसाब से रह गए, उन टॉपिक को अपन पूरा करेंगे। तो आज अपन यहाँ पर इकोनॉमिक्स का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स का एक कंप्लीट हो गया पार्ट, और वो मेरे साथ पूरा रह गया, उसमें हटा नहीं है, 18वां पार्ट। आज अपने यहाँ पर लेसन 16 अध्ययन करेंगे, लेसन 16 को पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 16। अब पार्ट नंबर 16 में 3 पॉइंट है, देखना बेटा। पार्ट नंबर 16 में 3 पॉइंट है, 3 में से 1 को हटा दिया गया, 2 पॉइंट रहे हैं। पार्ट नंबर 16 में 3 पॉइंट है, मूल्यवर्धी, बेरोजगारी और गरीबी। इसमें से मूल्यवर्धी को हटा दिया गया है, बेरोजगारी और गरीबी रह गया है। तो आज अपन पढ़ेंगे यहाँ पर, सबसे पहले पढ़ेंगे अपन गरीबी, पहला टॉपिक। गरीबी किसे कहते हैं, क्या स्थिति है गरीबी की भारत में, गरीबी के बारे में पढ़ेंगे। आज का अपना टॉपिक रहेगा गरीबी। अब गरीबी क्या चीज है तो देखेंगे अपन। तो देखो यहाँ पर गरीबी को समझने के लिए, इस समस्या को समझने के लिए समझेंगे कि पहले कौन सा गरीब किसे कहते हैं, और भारत में अपन इसका अध्ययन क्यों कर रहे हैं। भारत में इसका अध्ययन हम क्यों कर रहे हैं, क्यों भारतीय अर्थव्यवस्था में और भारत देश में एक गरीबी एक बड़ी समस्या है।
अब यहाँ पर अपन देखें बहुत बड़ी समस्या है। जो मान लो कि साहब आज़ाद हुआ उसमें 50% से ऊपर लोग गरीब थे, आज भी अपने देश में 25, 26, 27% के लगभग 1/4 लोग आज भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो यहाँ पर अपन देखेंगे गरीब किसे कहते हैं पहले, और गरीब से बनेगा गरीबी, गरीबों की समस्या उसको गरीबी कहते हैं। अब गरीबी किसे कहते हैं, तो गरीब का सामान्य से परिचय है। देखो सामान्य से परिचय है कि साहब एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं पूरी नहीं कर पाता है, जीवन जीने की सुविधाएं जिनके पास नहीं है, जीवन जीने की आवश्यक सुविधाएं जिसके पास नहीं है। इसके आंकलन अलग अलग होते हैं, आंकड़ों के साथ जो आगे देखेंगे अपन, लेकिन बेसिक परिभाषा देखा गरीबी किसे कहते हैं। तो गरीबी का मतलब यह है, गरीब किसे कहते हैं, गरीब का मतलब यह है एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी मूलभूत अवस्था पूरी नहीं कर पा रहा है, जीवन जीने के लिए आवश्यक तत्व है, आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहा है, तो उसे अपन गरीब कहेंगे। यानी गरीब का मतलब यह है जो जीवन जीने के लिए मूलभूत आवश्यकताएं, पहले अपन पढ़ा करते थे रोटी कपड़ा और मकान, आजकल उसमें कुछ चीजें और जुड़ गई है, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा चिकित्सा और स्वच्छ पेयजल, 6 पॉइंट मुख्य रूप से आ गए आजकल। रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा और चिकित्सा और स्वच्छ पेयजल अगर उपलब्ध नहीं है तो वो गरीब माना जाएगा। क्या माना जाएगा, गरीब। अब गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है उसको अपन देखेंगे। गरीबी का आकलन या गरीबी कितने प्रकार की होती है, उसको दूसरे शब्दों में गरीबी के प्रकार भी कह सकते हैं अपन, या गरीबी का आकलन 2 तरह से किया जाता है। यानी गरीब का अर्थ आप समझ गए होंगे, और गरीब ये खूब सारे हो जाते हैं, गरीबों की समस्या उसको गरीबी कहते हैं, है ना। तो गरीबी को 2 भागों में बांटते हैं, 2 तरह से परिभाषित करते हैं। गरीबी को 2 तरह से परिभाषित करते हैं, 2 प्रकार इसको अपन कह सकते हैं। सबसे पहला सापेक्ष, और दूसरा मान लो इसको क्रम कोई सा भी दे सकते हैं, आप किताब ध्यान रख लेना। दूसरा निरपेक्ष। गरीबी के 2 रूप देखने को मिलते हैं, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष और सापेक्ष। अब पहले निरपेक्ष का अर्थ समझे, फिर बाद में सापेक्ष का देखेंगे अपन। निरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि साहब जिसके पास, मैंने अभी ऊपर परिभाषा बताई ना, वो परिभाषा यहां पर निरपेक्ष गरीबी की बैठती है। यानी वास्तव में गरीब है और जिसके पास क्या है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जीवन जीने की आवश्यकताएं पूर्ति नहीं है। अब इसके आंकड़े क्या, अलग अलग देशों में अलग अलग इकाई होती है उसकी। कई देशों में क्या है, मुद्रा के आधार पर, इनकम के आधार पर किया जाता है, कई देशों में कैलोरीज के आधार पर किया जाता है। कि साहब गरीबी का मतलब क्या है, यहाँ पर निरपेक्ष गरीबी का मतलब कि वास्तव में आपको दिख रहा है वो गरीब है, यानी जिसके पास मूलभूत तत्व और मूलभूत सुविधाएं नहीं है, यानी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ति नहीं कर पा रहा है, उसको अपन निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। क्या कहते हैं, निरपेक्ष गरीबी। और सापेक्ष गरीबी का मतलब होता है, तुलना करते हैं इसमें कि साहब A के बदले B गरीब है। अब भारत जैसे विकासशील देशों में गरीबी की अवधारणा निरपेक्ष के आधार पर की जाती है, और विकसित देशों में गरीबी की अवधारणा किस आधार पर, बताओ, सापेक्ष के आधार पर की जाती है। सापेक्ष का मतलब देखो कि साहब जैसे उदाहरण बताना को, एक की मंथली इनकम है साहब 1 लाख रुपए। अब सोचना, देखो एक की मंथली इनकम है 1 लाख रुपए और बी की मंथली इनकम है 3 लाख रुपए, तो इसका मतलब बी की तुलना में क्या है, ए गरीब है। सापेक्ष गरीबी में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है बताओ, तुलनात्मक अध्ययन, जो विकसित देशों में किया जाता है, यानी जिसमें कि साहब व्यक्तियों की आमदनी का आकलन किया जाता है, और आमदनी का आकलन करके आमदनी में अंतर के आधार पर, आमदनी में किसके आधार पर बताओ, अंतर के आधार पर क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है। धन और आय के अंतर के आधार पर, मैंने कहा ना, अब 1 लाख रुपए मंथली इनकम है, फिर भी विकसित देशों में उसको गरीब माना जाएगा।
क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा बहुत सारे लोगों के 3 लाख हैं। तो उस आधार पर जो गरीबी का आकलन किया जाता है वो कौन सा होता बताओ? सापेक्ष। तो देखो परिभाषा देखना आप, सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी, इसका मतलब यह है कि साहब निरपेक्ष गरीबी का समझ में आया आपके? भारत जैसे विकासशील और गरीब देशों में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता था? निरपेक्ष के आधार पर। सापेक्ष गरीबी का मतलब तो तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, आय और इनकम की तुलना के आधार पर गरीबी का आकलन किया जाता है, और वो कहाँ पर बताओ? विकसित देशों में किया जाता है। तो ये गरीबी की परिभाषा हो गई पहले तो आपकी। अब देखो आप भारत में गरीबी का माप, कि साहब भारत में गरीबी का माप कैसे किया गया है, किस प्रकार से आकलन किया गया है, अगला टॉपिक देखेंगे अपन। भारत में गरीबी का माप कैसे किया गया है वो देखेंगे अपन। तो देखो समय समय पर इसमें आप उस पॉइंट को आप अध्ययन करना है, एक बार इस पॉइंट को रीडिंग करोगे और आपने पॉइंट बनाया, उसमें पॉइंट भी आए भी होंगे आपके कि भारत में समय समय पर क्या समितियों का गठन किया गया, और समितियों का गठन करके जो प्रबुद्ध जन है जिनके नेतृत्व में समिति का गठन किया गया, उन्होंने क्या है एक तरह सुझाव दिया, और सुझाव देकर कहा कि साहब उन्होंने एक स्तर फिक्स कर दिया कि साहब इस स्तर से जो नीचे व्यक्ति होगा वो गरीब माना जाएगा। अब कईयों ने कैलोरी के आधार पर किया, कईयों ने इनकम के आधार पर किया, इन कई आधार पर किया। यानी यहाँ पर देखो 1971 में पहली कमेटी एक तरह से गठित हुई, 1962 में पहली गठित थी, फिर 1961 में वीएम दांडेकर और नीलकंठ रथ के नेतृत्व में गरीबी का आकलन के लिए एक समिति गठित की गई। फिर बाद में देखो एक तरह से उन्होंने क्या किया, आगे कमेटी गठित हुई, उस कमेटी ने क्या है एक तरह से कैलोरीज के आधार पर देखो एक सीमा निर्धारित की कैलोरीज के आधार पर कि साहब 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी। कैलोरी क्या होती है साइंस में पढ़ा होगा आपने, यानी एक भोजन का ऊर्जा का फिक्स संतुलित भोजन का एक तरह से इकाई है, उसको कैलोरी कहते हैं। और यहाँ पर क्या है, ये समिति ने निर्णय लिया है कि ग्रामीण क्षेत्र में जिस व्यक्ति को प्रतिदिन 2400 कैलोरी से कम ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा की इकाई है कैलोरी, कम ऊर्जा प्राप्त होती है उसको क्या है गरीब माना जाएगा। और शहरी क्षेत्र में कितना बताओ 2100 कैलोरी से कम ऊर्जा प्राप्त होती है उसको गरीब माना जाएगा। यह आकलन लंबे समय तक भारत में चला और वर्तमान में कई आधार पर इसका आकलन किया जाता है। तो इस प्रकार इस पॉइंट में पढ़ना, पॉइंट दे रखे हैं खूब सारे, इसका अध्ययन करना आप कि साहब किस प्रकार से, यानी गरीबी का एक तरह से फिक्स स्तर निश्चित कर दिया, और उसको आप लोगों ने सुना होगा बीपीएल कहते हैं, सुना होगा बीपीएल का मतलब बिफोर पॉवर्टी लाइन, एक फिक्स लाइन कर दी। वो लाइन कितनी कैलोरी के आधार पर 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र में और 2100 कैलोरी कहाँ पर बताओ शहरी क्षेत्र में, उससे ऊर्जा कम मिलेगी, इसका हम लोग क्या माना जाएगा बताओ गरीब माना जाएगा। सही है ना। तो इस आधार पर इसमें बहुत सारे आंकड़े जिसका आप लोग पढ़ोगे कि साहब किस प्रकार से अपन गरीबी का आकलन कर रहे हैं। तो एक छोटी सी क्लास फिलहाल आज बनाई मैंने आप लोगों के लिए कि साहब अब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपको कि परसों मैंने व्हाट्सअप किया, उसको थोड़ा ध्यान देना। उसमें सिलेबस बताया मैंने आप लोगों को, उस सिलेबस का आकलन करना और उसके बाद प्रत्येक सब्जेक्ट में अध्ययन करना आप। और आज अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया इकोनॉमिक्स का 16वां पार्ट स्टार्ट किया, उसमें अपन ने पहला पॉइंट पढ़ा, उसकी परिभाषा देखी, बेसिक परिचय पढ़ा, इसकी रीडिंग करना एक बार, फिर अगली क्लास अपन अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।